2002 में मेरी मुलाकात राकेश टिकैत जी से हुई। कैसे नेता थे महेश सिंह टिकैत? उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जीवन को जो जीते थे पूरी सच्चाई के साथ जीते थे। खेती उनका मुख्य पैसा था। संघर्ष हुआ, किसानों को लाठियाँ मारी गई और टिकैत साहब को जो है ले जाके हाउस अरेस्ट कर लिया। जो कहते हैं ना कि जो टिका रहा वही टिके, जो भावना आज देखने को नहीं मिलती। राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा, ये फैसला किसका था? चौधरी अजीत सिंह और टिकैत साहब के रास्ते हमेशा अलग। 2019 में जब चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ने पहुंचे मुजफ्फरनगर, तो उस वक्त क्या सीन था, थोड़ा ये बताइएगा। और उस वक्त टिकैत परिवार से चौधरी अजीत सिंह के ताल्लुकात कैसे थे, उस परिवार का रुख किस तरफ था? अल्टीमेटली कहीं किसानों की ताकत कमज़ोर हुई है, बहुत सारे संगठन बन गए भारतीय किसान यूनियन से निकल के, खुद आपका एक संगठन बना, आपका अपना रास्ता है किसानों की लड़ाई लड़ने का, उनका अपना रास्ता है। कैसे देख रहे हैं इस समय आप खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की स्थिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का सीन? कोई बड़ा किसान संगठन बड़ा बताओ छोटा बताओ, आज स्थिति में नहीं है कि वो सरकार को हिला सके। भाई किसान तो बर्बाद हो गया, एक सेंटेंस हर तीसरे व्यक्ति के मुंह पे है। जब तक आप ये साबित नहीं करोगे कि किन किन नीतियों के कारण किसान बर्बाद हुआ, तब तक अब ज़्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है। धर्मेंद्र मलिक क्यों अलग हुए किसान यूनियन से? चूंकि एक वक्त में राकेश टिकैत और धर्मेंद्र मलिक एक ही बात होती थी हमेशा, जो बात एक ने कही वो स्वीकार हो गई। लंबे समय काम करने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आपको इस विचारधारा से भिन्न विचारधारा स्थापित करनी होगी। कि धर्मेंद्र मलिक बुढ़ाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं और राकेश टिकैत ने इसकी पैरवी नहीं की, इसलिए वो नाराज हो गए राकेश टिकैत से। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे भविष्य में? दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ पॉडकास्ट की इस विशेष श्रृंखला में धर्मेंद्र मलिक जी हैं। और मलिक साहब लंबे समय भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े रहे, किसानों के मुद्दे पर काम कर रहे हैं और पिछले दिनों किसान आंदोलन के बाद इन्होंने अपने एक नए संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। उसके प्रवक्ता हैं और लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। सुर्खियों में इसलिए भी बने रहते हैं कि जो किसानों की राजनीति है उसमें बहुत सारे संगठन, नए संगठन बने हैं किसान आंदोलन के बाद खास तौर पर। और उन नए संगठनों में सबसे ज़्यादा सक्रिय संगठनों में से एक भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है। हाल में सरुखाप पंचायत का मसला हो या खेती बाड़ी के सवाल हो, उन सारे सवालों पर लगातार मुखर रहे धर्मेंद्र मलिक जी। और हम आज बात करेंगे धर्मेंद्र मलिक जी की निजी यात्रा पर, उनके संगठन पर और किसानों की स्थिति पर, किसान सियासत पर। मलिक साहब आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, और मैं धन्यवाद और नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को, और मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने जो है पत्रकारिता करते करते पीएचडी की, और पीएचडी भी समाज के विषय पे की, और उसके बाद समाज को एक जागृति देने का काम जिस तरह से आपने शुरू किया, कम ही लोग उस काम को करते हैं। आजकल लोग नौकरी पाने के लिए लालचित रहते हैं और आपने उन सब से हटके समाज के विषय को चुना, तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं ये भी समझता हूं कि जो हमारे समाज में उच्च स्तर के कृषक जातियों में जो बच्चे हैं या लोग हैं, अगर उनकी शिक्षा उस दर्जे की है कि वे समाज को कोई राह दे सकें, तो हो सकता है नौकरी में उनका जीवन कुछ आसानी से कट जाए, लेकिन कुछ सफ़र करते हुए भी अगर वो समाज के लिए काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा विषय है। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ में। आपका बचपन कैसा बीता, आपका गांव, आपका परिवार? नहीं, मैं देखिए, मैं ये बैठ के कहूँ कि नहीं मैं तो एक बहुत बड़े किसान परिवार से आता हूँ या किसान नेता का बेटा हूँ या पॉलिटिकल फैमिली रही है, ऐसा मेरे पीछे कुछ भी नहीं था। ईश्वर की प्रेरणा से मैंने जो है 98 में मैंने इंटर पास की थी और ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने इंटरमीडिएट? नहीं, मेरे गांव में ही एक कॉलेज था, किसान इंटर कॉलेज खरड़ जी, उसमें मेरी पूरी पढ़ाई रही।
उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे शामली किसान कॉलेज शामली था, उसमें मैंने बीए किया। और बीए करने के बाद मैंने थोड़ा सा काम उस समय बीएसएनएल में शुरू किया, परिवार की स्थिति को देखते हुए। शुद्ध रूप से परिवार खेती करता था और एक लघु किसान के रूप में हमारी फैमिली थी। तो वहाँ से मैंने प्रेरणा ली कि किसान इतना सारा काम करता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जब तक पढ़ा, मैं तब तक क्लास में भी फर्स्ट रहा और सामाजिक विषयों पर भी, जो निबंध प्रतियोगिताएं या इस तरह की, उस समय एक कंपटीशन का अच्छा दौर था। मतलब एक दूसरे कॉलेज के बच्चे आते थे, कंपटीशन देते थे, और उस कंपटीशन को कोई इतना बड़ा, मतलब बड़े स्तर पर नहीं होता था, लेकिन 3-4 स्कूल के बच्चे एक परीक्षा देते थे। तो मेरा ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मैंने हमेशा उसमें अव्वल हासिल किया और बहुत सारे बर्तन उस समय गिफ्ट में मिलते थे और वो एक अनुभूति होती थी। तो उसके बाद मैंने चुना कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। हालांकि मेरे परिवार को आवश्यकता थी कि उस परिवार में कोई आदमी ऐसा हो कि जो कहीं से अपनी एक अतिरिक्त आय से परिवार को ऊपर उठाने का काम करे। तो मैंने ये किया कि कोई व्यवसाय करना है। तो व्यवसाय में मैंने बीएसएनएल में उस समय ये जो काम होता था टेलीफोन के खंभे खड़े करने का, केबल लेइंग का, जॉइंट का, तो मैंने एक ठेकेदार से सबलेट पे काम लिया था। 2-3 साल मैंने काम किया। ये कब की बात रही होगी? ये 2002 और 3, मतलब मैं पढ़ते हुए भी थोड़ा थोड़ा 2000 से ये काम शुरू किया। उस समय उतना निकालता था, बीए मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें कोई बहुत ऐसा बर्डन पढ़ाई का था नहीं। उतना मेरा था कि उसको मैं पार्ट टाइम करके भी निकाल लेता था। तो 2002 में मेरी मुलाकात राकेश टिकैत जी से हुई और मैंने बड़ी नज़दीकी से इन विषयों को देखा। तो तब मैंने ये मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? ये मुलाकात मेरी उनसे मुजफ्फरनगर में हुई थी। किसी काम के सिलसिले में मैं किसी के पास गया था और वहाँ पे वो भी बैठे हुए थे। तो उनसे बात हुई तो थोड़ा लगा हुआ, तो फिर आना जाना बढ़ा तो और एंगेज होते रहे। तो मैंने देखा कि उस समय किसान आंदोलन में बातें बहुत थी लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। तो मैंने धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया। तो फिर वो एक शौक़ होता है और फिर उस तरफ बढ़ते चले गए और इतने बढ़ गए कि फिर मैंने 20 साल फुल टाइम काम किया। तो किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करते थे आप? क्या क्या चीज़ें? नहीं, मैंने खोज के बहुत सारे वो उस तरह के जो मेमोरेंडम, जो रिकॉर्ड था, कहीं कट्टे में भरा हुआ था या कहीं कुछ ऐसा था जहाँ से भी मिल सका या कहीं रेफरेंस से मिल सका, या उस समय जो आंदोलन में लोग 87 के दौर से बाद तक सक्रिय रहे, तो उन लोगों के पास संपर्क किया कि आपके पास कोई पुराने कागज़ या उस तरह की चीज़ें हों, अखबार की कटिंग हो। जैसे मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी से, मेरठ से, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, यहाँ से बहुत सारे अखबारों का जो संग्रह था उसको फ़ोटोकॉपी के माध्यम से, उस समय संसाधन नहीं थे, फ़ोटोकॉपी ही एकमात्र रास्ता था, उतना नहीं कर पाए। लेकिन कुछ मुख्य जो इवेंट थे या कुछ ऐसे लोगों से मिले जो उस समय के रिपोर्टर थे, तो उनके पास पूरी की पूरी बुक टाइप थी, अखबार के अखबार आंदोलन पे छपते थे। और पूर्व के आंदोलन पे भी मैंने काम किया और उसमें बहुत सारे लोगों को वो मटेरियल भी उपलब्ध कराया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि 30-40 बच्चे ऐसे मेरे पास आए होंगे, स्कॉलर, जो डॉक्टरेट पढ़ रहे थे, और उनको मैंने वो दिया और उससे उनकी पीएचडी पूरी होगी, किताब लिखी गई। तो डॉक्यूमेंटेशन को ऑथेंटिकेशन में लाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन बच्चों को पकड़ो, उन्हें देखो जो इन तरह के विषयों पे काम कर रहे हैं। फिर वे जब उनका पूरा हो जाता है तो फिर वो बुक्स लिखते हैं और वो आपका रिकॉर्डेड हो जाता है। तो यहाँ से मैंने उस रिकॉर्ड को किया। और मेरे ध्यान है कि जब आप खाप पंचायत को लेकर काम कर रहे थे तो मेरे पास जो भी मटेरियल था मैंने आपको भी इसी शर्त के साथ उपलब्ध करा था कि आप इसको मुझे वापस कर। निश्चित तौर पर। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं बिहार के, पूर्वांचल के, हरियाणा के, जो आए
और जिन्हें एक भ्रम की स्थिति थी, और उनको ये सब पूरी चीज़ों को बताया गया। और खाप पंचायत में जो एक सबसे ख़राब दौर था वो दौर था जब ऑनर किलिंग की कुछ घटनाएं। हाँ, ये वही वक्त था, मैं जब रिसर्च कर रहा था इस विषय वही। पर, और मैंने इस हिस्से को भी शामिल किया था। ऑनर किलिंग के कुछ दाग खाप पंचायतों के ऊपर लगे, कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक इश्यूज गए, और पूरे देश में एक नैरेटिव बना कि खाप पंचायतें निगेटिव काम कर रही हैं। जी जी, तो सही कहा आपने। तो उस समय भी हमने आप लोगों को जो प्रस्ताव दिए, जो चीज़ें निकाली जो हमारे पास थी, उसमें इन सब चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी गई थी। लेकिन हमने उसको भी स्पष्ट करने का काम किया कि कभी भी खाप पंचायत ने हत्या के फरमान नहीं जारी किए। वो जब परिवार का अपमान होता है और वो अपमान उस लेवल से ऊपर हो जाता है तो इस तरह के कदम परिवार उठा लेते हैं। आज भी इस तरह की घटनाएं हैं। उस समय चीज़ें कुछ छिप जाती थी, आज उसका मतलब समाज में उसकी दूर तक बात चली जाती है। आपने वो वक्त भी देखा जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान आंदोलनों को लीड करते थे। जी, उनका संघर्ष का वक्त भी आपने देखा, और उनका वो वक्त भी देखा जब वो आखिरी वक्त में कैंसर से जूझ रहे थे, बोन कैंसर से। जी। कैसे नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, थोड़ा बताइए टिकैत साहब के बारे में। देखिए, जब मैं टिकैत साहब से जुड़ा या उस संगठन से जुड़ा तो उस समय वो दौर था जब किसान संगठन एक बार पीक पर जाने के बाद ढलान की तरफ था। 99 के दौर में महेंद्र सिंह टिकैत जी ने संगठन के कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा के चलते या कुछ ऐसे लोगों के चलते कि जो अवसरवादी टाइप के लोग थे, और संगठन में उन्होंने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था, और उन्होंने पूरे देश की कमेटी भंग कर दी थी, और कार्यालय का सिसौली में ताला लगा दिया गया था, और वो बड़े निराश से थे, और 2-3 साल उन्होंने काम ही नहीं किया। वो एक इतने आत्मबल मजबूत व्यक्ति थे। आज हम जैसा व्यक्ति 1 घंटा भी उसको कह दें कि आपको इस सिस्टम से दूर रहना है तो शायद बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि जो एक आदत बन जाती है रोज़ की। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जीवन को जो जीते थे पूरी सच्चाई के साथ जीते थे। अगर उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं ये सब पसंद है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उनकी इतनी आत्मबल था कि उन्होंने पूरे प्रदेश में, आज तो लोग पदाधिकारियों को ढूंढते फिरते हैं, उन्होंने चलते चलाए संगठन को डिसॉल्व कर दिया और कहा कि सब आराम करिए। तो उनका भी वो एक अंदाज था कि किसान उस समय उनके पास सिफारिश के लिए ज़्यादा जाने लगे थे, काम कम करते थे। उनके पास जो विल पावर थी वो बहुत मजबूत थी। खेती उनका मुख्य पैसा था। इतनी ऊंचाइयों को छोड़ने के बावजूद भी उन्होंने कभी खेती को दूसरे दर्जे पर नहीं रखा। आज किसान नेता इतने व्यस्त हो गए कार्यक्रमों में, और है भी कि उनके पास अपनी ही खेती देखने का समय नहीं है, कारण कि भाई लोग रोज़ कार्यक्रम ये सब चीज़ें। लेकिन उनका ये था कि वो गांव में रह के, और उस जो उनका बैट रूट थी या उनका जो सर्किल था या उनका जो खेती करने का शौक़ था, उसको नहीं छोड़ा उन्होंने। और ये उनका अंतिम समय तक रहा। जब वो कैंसर से जूझ रहे थे तब भी वो अपने यहाँ पे जो खेत है कि उनका घेर में, उसमें खुरपे से काम करते थे। तो जब वो दौर था जब किसान यूनियन बिल्कुल एकदम देश में वो बड़े किसान नेता थे लेकिन एक्टिव नहीं थे, तो उस समय जब हमने ये सब देखा तो संसाधन भी नहीं थे, तो सबने मिलकर प्रयास किया, चौधरी साहब से दोबारा गुजारिश की, और 2003 में बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर आह्वान किया। और उस समय संगठन भी नहीं था। लखनऊ में पंचायत करने की घोषणा की मायावती की सरकार थी, गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। तो टिकैत साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया मुजफ्फरनगर में ही। तो उन्हें फिर लगा कि बड़ा तो एक कमजोरी है कि छपार जेल में उनको बिरला इंटर कॉलेज में रखा गया, हम सब लोग साथ में थे। तो उन्होंने महसूस किया कि भाई आज तक प्रशासन की हिम्मत नहीं थी कि मुजफ्फरनगर में
और टिकैत साहब को अरेस्ट कर लें। हाँ, रोक सके। तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, संगठन कमज़ोर हो गया, जरूरी है। कमज़ोर नहीं हुआ, जरूरी है। तो मेरे ध्यान है वहाँ खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जाओ गांव में ऐलान करवा दो। तो जब आपकी कोई इकाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो जो पुराने लोग थे जिनको पता लगा, तो वे कई जीप, उस समय जीप हुआ करती थी, गांव में से लेकर आगे काफ़ी संघर्ष हुआ और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। तो अगली फिर पंचायत कॉल की गई 1 ही महीना बाद, फिर यही हुआ, संघर्ष हुआ, किसानों को लाठियाँ मारी गई और टिकैत साहब को जो है ले जाके हाउस अरेस्ट कर लिया। टिकैत साहब पहले से ही मुजफ्फरनगर में थे। राकेश टिकैत जी का किराए का एक आवास था वहाँ पे भरतिया कॉलोनी में, वो वहाँ पे पहले ही आकर रुक गए थे। उनका ये था कि शाम को ट्रेन यहीं से पकड़नी है, तो जो मुजफ्फरनगर से किसान चले उनको वहाँ तक नहीं आने दिया गया और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो दौर भी देखा। तो ऐसे 3-4 प्रयास हुए और उसके बाद जब मुजफ्फरनगर से निकले तो रामपुर से पहले मिलक स्टेशन है, वहाँ पे सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जैसे ही ये संघर्ष शुरू हुआ 3-4 माह में, देखिए किसान की आदत है कि वो संघर्ष के सामने खड़ा होता है, तो 3-4 माह में फिर संगठन पूरा संगठित हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर उन्होंने सरकार को लखनऊ में पंचायत करने की परमिशन देनी पड़ी और बड़ी पंचायत जो है रेलवे के ग्राउंड में हुई। तो ये उनका एक सिद्धांत था कि वे विषय से नहीं भागते थे। जो कहते हैं ना कि जो टिका रहा वो टिके, जो भावना आज देखने को नहीं मिलती, वो एक इस तरह से जीवन को जीते थे कि भाई या तो अगर समाज का काम करना है तो इसके लिए रेल और जेल 2 ही चीज़ें हैं। सरकार आपको परेशान नहीं कर रही, छेड़ नहीं रही, तो आपको जो है आंदोलन में जाना है, आना है, रेल में रहना पड़ेगा। और अगर सरकार परेशान करती है, आंदोलन को दबाना चाहती है, तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये उनका जीवन का एक सच्चा सिद्धांत था। एक बड़ी उनकी विशेष बात ये थी कि अगर उनका कोई कार्यकर्ता जेल चला गया तो जब तक वो जेल से नहीं छूटता था, वो संघर्ष करते थे उसके लिए। उस समय में वो जीवन व्यतीत करते थे जो जीवन उनका कार्यकर्ता नेता जेल के अंदर व्यतीत कर रहा होगा। ज़मीन पे सोना, सूखी रोटी खाना, ये सब उनकी आदत में था। उनके सबसे करीब लोग कौन थे? कुछ उनके करीबियों के नाम सुझाइए उस वक्त के। उस समय उनके सबसे करीबी लोगों में समय समय पे हरपाल सिंह जो राष्ट्रीय सचिव थे, उनके वो नज़दीकी लोग रहे। बिलारी वाले? नहीं, ये नज़दीक का गांव था, मास्टर हरपाल सिंह। अच्छा। माजरा के जी। कैप्टन भोपाल सिंह उनके करीबी लोगों में से एक थे जी। एक समय बाद उनसे थोड़ा सा उनका राजनीतिक झुकाव होने के कारण फिर टिकैत साहब को थोड़ा सा उनसे नाराज़गी हो गई थी। और चंद्रपाल फौजी भी उनके करीब लोगों में से एक रहे। आपको लगता है कि टिकैत साहब को एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम करके उस वक्त राजनीति में उतर जाना चाहिए था? ये बेहतर होता किसानों के लिए? क्योंकि एक वक्त था जब उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उत्तर प्रदेश में वो बागपत से और सहारनपुर से लेकर के गोरखपुर तक थी। देखिए, सलाहकार जब उचित होते हैं तो आदमी निर्णय ले पाता है। जब उन्हें राजनीतिक होने का निर्णय लेना चाहिए था तब लोगों ने उन्हें राजनीति से दूर किया, और जब उन्हें जब संगठन कमज़ोर, दोबारा ये 96 के दशक की मैं बात कर रहा, जब पार्टी भी जो अभी आप बात बताई, उससे पहले ये दौर 96 से ही शुरू हो चुका था। 96 में उन्होंने किसान कामगार पार्टी की स्थापना की। वो उचित समय नहीं था, वो बहुत गलत फैसला लोगों ने करा। हालांकि उस फैसले को भी वो बहुत होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने कांग्रेस को अजीत सिंह से ला के और वो पार्टी उनको सौंप दी। उनको पता था कि राजनीतिक सिस्टम का मतलब आप पूरा पाड़ ही नहीं सकते, मतलब वो उनके अनुरूप नहीं था। तो इसलिए उन्होंने अजीत सिंह को
दबाव बनाया, कांग्रेस से लेकर आए और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अजीत सिंह भी कमजोर स्थिति में आ गए थे क्योंकि वो एक दूसरे दल में थे, तो फिर उनको दूसरे लोगों की माननी पड़ती थी। तो 96 में किसान कामगार पार्टी बना के और मुलायम सिंह और देवगौड़ा के साथ जो अलायंस में चुनाव लड़ा, तो अजीत सिंह की भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उसी समय से बढ़ी। लेकिन वो दौर उनका, वो रिश्ते उनके लंबे समय तक नहीं चल सके। एक 89 का दौर था। 89 के दौर में विपक्ष भारतीय किसान यूनियन ही विपक्ष था और जिन राज्यों में नहीं था वो भी उनका अनुसरण कर रहे थे। तो वो समय था जब जनता दल ने चुनाव लड़ा, उस अलायंस में उनको शामिल होकर और उत्तर प्रदेश में किसानों की सरकार बनानी थी। राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा, ये फैसला किसका था? टिकैत साहब? ये उनका निजी फैसला था। टिकैत साहब सहमत नहीं थे इससे? नहीं, वो राजनीति से बहुत लंबे समय कभी सहमत नहीं रहे और उनको आशंका भी थी कि राजनीतिक रूप से, क्योंकि उन्होंने 96 में वो देख चुके थे। जब किसान कामगार पार्टी का गठन किया तो कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। उन्होंने बड़ी तरकीब से फिर अजीत सिंह को मना के और उस पार्टी को हैंड ओवर किया और जब अलायंस हो गया तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने देखा था कि किसान के नाम पे वोट नहीं है। चौधरी अजीत सिंह से किस तरह के रिश्ते थे टिकैत साहब के? कहा जाता है कि शुरुआत में जब चौधरी अजीत सिंह भी पॉलिटिक्स कर रहे थे और टिकैत साहब भी कर रहे थे, तो कई जगह ऐसा हुआ कि एक ही दिन में दोनों नेता एक ही जगह पर एक ही समय में गए। कई बार इस तरह के घटनाक्रम हुए, अलग अलग गए, कंट्राडिक्शंस, मीडिया की सुर्खियां बने। देखिए, दोनों तरफ गलत सलाहकार थे। चौधरी अजीत सिंह और टिकैत साहब के रास्ते हमेशा अलग थे। चौधरी चरण सिंह का बेटा होने के नाते वो उनकी बहुत लिहाज करते थे और ये कहते थे कि ये मेरे से उम्र में भी बड़ा है। चौधरी अजीत सिंह वास्तविक रूप से उनसे बड़े थे। हाँ, बड़े थे। और चौधरी अजीत सिंह ने खुद हाँ, मुझसे निजी बातचीत में कई बार कहा कि टिकैत बाबा थोड़ी है। हाँ, और टिकैत से बड़ा तो मैं हूँ उम्र में। टिकैत से बड़ा तो मैं हूँ। देखिए, वो एक चौधराट की प्रथा है। हाँ, बाबा तो हमारा 10 साल का व्यक्ति होगा, अगर वो चौधरी है तो वो भी बाबा ही है। जी। तो चौधरी अजीत सिंह को भी लोग समझाते रहे कि ये आपका नुकसान करते हैं और चौधरी टिकैत साहब को लोग ये समझाते थे कि अजीत सिंह आपके राह का रोड़ा है। लेकिन भावना कभी टिकैत साहब की अजीत सिंह के प्रति खराब नहीं रही। तो तमाम मतभेद कुछ विषय को लेकर, देखो, राजनीतिक दलों की मजबूरी हो सकती है। 2003 में चौधरी टिकैत साहब ने अजीत सिंह को के प्रति कुछ नाराज़गी जाहिर की, कड़ा विरोध दर्ज कराया, क्योंकि वो किसान के विषय पे वो सरकार में थे। उस समय जो है उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी में अजीत सिंह शामिल थे केंद्र में और उत्तर प्रदेश में अलायंस था भाजपा का बसपा के साथ, मायावती मुख्यमंत्री थी। तो अजीत सिंह को चौधरी टिकैत साहब ने कहा था कि भाई, अगर आप सरकार में रह के भाव नहीं बढ़वा सकते तो फिर आपका सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और कहीं ना कहीं उसी दबाव के चलते चौधरी अजीत सिंह ने उस सरकार से समर्थन वापस लिया और उस समय टिकैत साहब को चोट लगी थी। 2000 ये है विषय 2003 का ही विषय है, 4 का, कि टिकैत साहब का सर फूट गया था एक गन्ना आंदोलन में। हाँ। पुलिस ने एक पत्थर या लाठी, कुछ, हम भी वहीं थे लेकिन समझ नहीं पाए थे। और उसके बाद बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, ऐतिहासिक पंचायत, जो आज तक भी उसे कोई रिपीट नहीं कर पाया। तो उसके बाद जो है उसमें फिर चौधरी अजीत सिंह ने उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और अगले 3 साल के लिए फिर मुलायम सिंह की सरकार बनी थी। ये एक अजीब सी खींचतान और अजीब सा प्यार दोनों नेताओं के बीच में था। हाँ, ये हमेशा देखने को और ये हमेशा देखने को मिला। आप देखिए, जिस वक्त मायावती सरकार थी और टिकैत साहब को अरेस्ट करने वाली बात आई तो चौधरी अजीत सिंह वहाँ पे खड़े नजर आए। नहीं, चौधरी अजीत सिंह के बारे में तो मैंने देखा कि जब व्यक्तिगत रूप से भी उस परिवार पे कोई सुख दुख रहा तो वे हमेशा उसमें शामिल होते रहे। नाराज़गी चाहे कितनी भी रही हो, 2008 में भी उन्होंने आए मोर्चा संभाला। 2018 में किसान क्रांति यात्रा को जब बॉर्डर पर रोका गया
और वहाँ पर गोलियाँ चली तो वो सबसे पहले वहाँ पहुँचे। इस किसान आंदोलन में भी जब राकेश टिकैत को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी तो वो वहाँ से उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी थे उनके संपर्क में थे और उन्होंने वहाँ मोर्चे पर भी फ़ोन किया कि आप चिंता मत करो, मैं नज़दीक ही हूँ। अजीत सिंह का मतलब ये भी होता था कि सब गैप ख़त्म होना। अजीत सिंह कोई व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति नहीं होते थे। अजीत सिंह और टिकैत साहब जहाँ खड़े हो जाते थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान था उसका मतलब था कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अब एक साथ है और फिर वो जो भीड़ वहाँ से निकलेगी वो किसी पे संभलेगी नहीं, ये सरकारों को एक डर रहता था। लेकिन दोनों ही नेता इस बात को समझ नहीं पाए कभी कि इस यूनिटी के मायने क्या हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य रहा और ये कुछ टिकटार्थियों ने और कुछ ऐसे लोगों ने मतभेद पैदा करने का प्रयास किया कि मान लिया किसी ने, टिकैत साहब भी सीधे व्यक्ति थे, किसी को कहा, किसी की सिफारिश कर दी। कई बार आदमी के सामने संकट होता है, कार्यकर्ता को देखना होता है, वो बात पूरी नहीं हुई तो फिर उसको इस तरह से किया गया कि देखो वो आपकी बात की अवहेलना कर दी। तो जाट में एक बड़ी कमजोरी होती है कि उसने जो कह दिया वो उसको फाइनल मान लेता है। तो इस तरह से भी मतलब दोनों नेताओं के बीच में जो दूरियां बढ़ाने का काम करते थे, मैंने देखा समय समय पर कुछ राजनीतिक लोग ही करते थे। 2019 में जब चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ने पहुंचे मुजफ्फरनगर तो उस वक्त क्या सीन था, थोड़ा ये बताइएगा। और उस वक्त टिकैत परिवार से चौधरी अजीत सिंह के ताल्लुकात कैसे थे, उस परिवार का रुख किस तरफ था? वो बड़ी असमंजस की स्थिति थी और सामान्य रिश्ते थे। 11 के बाद अजीत सिंह जी 19 में ही पहुँचे जब टिकैत साहब का विषय चला हुआ था, 13वीं पे में गए और उस समय भी एक अजीब स्थिति थी, कुछ खींचतान भी थी आंतरिक रूप से। बीकेयू अध्यक्ष को लेके एक बड़ा बवंडर चला हुआ था अंदर ही अंदर। कुछ लोग चाहते थे कि नरेश टिकैत अध्यक्ष बने और कुछ लोग चाहते थे कि राकेश टिकैत यूनियन का नेतृत्व करे क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं। तो ये एक विशेष परिस्थितियाँ थी बहुत, और बहुत नज़दीक के लोग अब अपने कैंप के हिसाब से काम कर रहे थे। 15 मई 2011 को टिकैत साहब का निधन हुआ। हाँ, उसके बाद उनकी शोक सभा में, उनकी 13वीं में अपार जनसमूह जुड़ा। चौधरी अजीत सिंह भी वहाँ पे गए थे। जी जी। तो उस वक्त ये एक टिकैत परिवार में भी आपसी खींचतान थी अंदरूनी इस बात को लेके कि खाप का वंशानुगत, चूंकि दावा खाप के नहीं, खाप के चौधरी पे तो कोई था नहीं, विवाद तो विषय था नहीं। हाँ, तो कुछ लोगों को ये सलाह थी कि भाई खाप के चौधरी तो नरेश टिकैत बनेंगे और राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का, ये कार्यकर्ता या संगठन के कुछ लोग चाहते थे जी। तो वो भी एक अजीब स्थिति थी कि मतलब नीचे ही नीचे बातें हो रही थी, ऊपर तक बड़ा वो नहीं था। तो ये कहीं से बातें अजीत सिंह से तक भी पहुंची और वहाँ उन्होंने माइक लिया और उन्होंने फैसला कर दिया। और मैंने ये देखा कि जो उन्होंने कर दिया फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं, मतलब कोई आवाज़ नहीं उसके खिलाफ उठी वहाँ पर। तो इतना दबाव भी अजीत सिंह जी का था उस परिवार के प्रति, जो उन्होंने किया सबने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन 19 के चुनाव में हमने देखा एक बार टिकैत परिवार के यहाँ से खाने की टेबल की तस्वीर आती थी चौधरी अजीत सिंह के साथ, अगले ही पल एक तस्वीर आती थी डॉक्टर संजीव बालियान के साथ। वोटिंग तक क्या रहा, ये सीन किस तरफ पलटा, रुझान किस तरफ रहा परिवार का? देखिए, वो भी एक अजीब स्थिति थी कि एक देश का किसान नेता या खाप कहो कि चौधरी चरण सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे थे तो नैतिक रूप से किसान वर्ग का समर्थन उनको था। लेकिन कई बार संजीव के बालियान होने के नाते जो एक मोह और जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो भी उसका भी रिफ्लेक्शन रहा है। तो वो इस बात पे भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि किसका पक्ष किया जाए, किसका विरोध किया जाए। चौधरी अजीत सिंह जी भी गए तो वहाँ
उनको भी उन्होंने सम्मान दिया। चौधरी संजीव बालियान गए, उसका भी सम्मान हुआ। लेकिन अंत में एक स्थिति थी कि जो बोल्डली स्टेप, अगर मेरा ये मानना है कि अगर टिकैत साहब अगर उस समय होते तो उनका स्टेप कुछ और होता, मतलब वो स्पष्ट होता। वो थोड़ा साहसी फैसला लेते। साहसी फैसला। उन्होंने नुकसान में चौधरी अजीत सिंह और चौधरी टिकैत दोनों की एक ही तरह की बात थी कि जो तय कर लिया फिर नुकसान कुछ भी हो जाए। आप तो बहुत करीब रहे इस परिवार के, अंदरूनी सारी बातें जानते हैं जी। और 20 साल का वक्त कम नहीं होता। आप थोड़ा खुल के बताएंगे कि फाइनली किस तरफ गया है परिवार उस चुनाव में? हालांकि राकेश टिकैत ने स्वीकार किया, बाद में ये खुलासा भी किया उन्होंने। नहीं, देखिए इसमें तो ये अब कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये तो आपने किसान आंदोलन के समय सब उन्हीं के मुंह से सुना। इसमें मैं क्या इसमें कुछ नया वो कर सकता हूँ। और देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति किसी के साथ रहे, जो निजी बातें होती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस की होती हैं और वो हमेशा एक बना रहनी चाहिए। लेकिन जो आपने पूछा है कोई कॉन्फिडेंस का विषय नहीं है। इसमें नरेश टिकैत ने, जैन चौधरी जब मुजफ्फरनगर पहुँचे, रात को गाजीपुर बॉर्डर पर ज़बरदस्ती की बात हुई, तो अगले दिन एक पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई और उस पंचायत में जैन चौधरी भी पहुंचे थे और वहाँ पे एक बात आई कि लोटे में नमक घेर लो, यानी कि इकट्ठा हो जाओ। हमारे संस्कृति में है कि भाई यूनाइट हो जाओ। तो वहाँ पर अजीत सिंह ने कहा था कि हमें, वहाँ पर नरेश टिकैत ने कहा था कि भाई हमसे गलती हुई है, हमने चौधरी अजीत सिंह को हरा कर नुकसान किया है। तो और ये सब उसमें भी देखने को मिला कि जब नरेश टिकैत यहाँ पे अजीत सिंह के साथ जब वो हाथरस की घटना हुई जैन चौधरी के साथ, उसके बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर गवर्नमेंट फील्ड में जो पंचायत की, उसमें नरेश टिकैत जी भी पहुँचे थे। आप भी शायद वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो चुनाव वाली कसक थी वो उस मंच पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। और ये तो मैं नहीं कह सकता कि उस तरह का सम्मान नहीं दिया गया या कुछ उस तरह की कोई बात हुई, और वो थोड़ी देर बैठ कर बीच में वहाँ से चले गए थे। तो ये एक वही विषय था चौधरी अजीत सिंह के चुनाव को लेकर जो तनातनी रही। और फिर ये जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें इसमें स्पष्ट बात हुई। ये जो तलखियां हैं ये अभी भी कई बार रिफ्लेक्ट होती हैं बातों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में, भाषणों में। देखिए अभी क्या स्तर है आपसी तालमेल का अगर इन दो नेताओं की बात करें? अब नहीं, तो बड़े टिकैत साहब नहीं है, चौधरी अजीत सिंह भी नहीं है। अभी मैं कोई बहुत निजी और आंतरिक बात तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह की बयानबाजी हुई और जिस तरह से अजीत सिंह के सरकार में जाने के बाद उस परिवार के बयान आए, तो उससे स्पष्ट ये प्रतीत होता था कि वो उनके इस फैसले से खुश नहीं है। और वो फैसला उन्होंने कहा भाई हमारी सलाह नहीं ली गई। तो राजनीतिक व्यक्ति अपने गणित से चलता है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति अपने गणित से चलता है, उसका कोई गणित ही नहीं होता। राजनीतिक व्यक्ति को 10 गणित देखने होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा किसी की सलाह और उसमें नहीं रहता। तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपस में होनी चाहिए वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इसके बाद, इस बयानबाजी के बाद दूरियां तो पैदा हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दूरियां पैदा हुई हैं, और ख़ास तौर पर अब जिस तरह जब हम सर्वखाप पंचायत हमने देखी, उस वो जो दूरियां हैं उनका दायरा और करीब हो गया, गठवाला और बालियान खाप के बीच दूरियां, वो कंट्राडिक्शंस दिखाई दिए। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे कंट्राडिक्शंस के बीच में अल्टीमेटली कहीं किसानों की ताकत कमज़ोर हुई है? बहुत सारे संगठन बन गए, भारतीय किसान यूनियन से निकल के खुद आपका एक संगठन बना, आपका अपना रास्ता है किसानों की लड़ाई लड़ने का, उनका अपना रास्ता है, और फिर खाप पंचायत में भी ये कंट्राडिक्शंस उभर के सामने आए। तो कैसे देख रहे हैं इस समय आप, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की स्थिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति,
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का सीन? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं, देश में किसानों की स्थिति विकट है। सरकारें जब संग होता है, शक्ति होती हैं, तब बात करती हैं। लेकिन किसान नेताओं ने पिछले लंबे समय से लोग देखते आ रहे थे कि किसान नेताओं का ईमानदारी से काम न करना, अपने व्यक्तित्व को उच्च प्रभावशाली न बनाना और जनता की मंशा के मुताबिक काम न करने के कारण अब सब संगठन और ये सब धीरे धीरे प्रभावहीन होते जा रहे हैं। उस दौर में किसानों ने दिल्ली में आंदोलन चलाया, जब अब किसान के पास न तो बच्चे हैं न संसाधन है, लेकिन 12-13 महीने का आंदोलन पूरे देश के किसानों ने चलाया, तो इसका मतलब किसानों के पीछे भावना थी। उस आंदोलन में जो स्वप्न दिखाए गए, जैसे 3 कृषि कानून को हाईलाइट करते हैं, जीत बताते हैं, वो आंदोलन शुरुआत में 3 कृषि कानून को लेकर था। उसमें पंजाब के लोग मुख्य धारा में थे, लेकिन बाद में जो लोग जुड़े वो मूल्य समर्थन के ऊपर जुड़े कि एमएसपी गारंटी कानून बने। और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ तो उस दिन किसानों का दिल टूटा कि जब वहाँ पे एमएसपी की कोई बात नहीं हुई। इतने बड़े आंदोलन को केवल एक चिट्ठी के आश्वासन पर समाप्त कर देना सभी नेताओं पे प्रश्न चिन्ह था। और उसके बाद आज ये स्थिति है कि आज किसान नेता विश्वसनीय है। ठीक है, हम अपनी रोज़ छोटी छोटी बातों को लेकर जो काम करते हैं हम उसमें आत्ममुग्ध हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा किसान संगठन, बड़ा बताओ छोटा बताओ, आज स्थिति में नहीं है कि वो सरकार को हिला सके। अब सरकारों से टेक्निकल रूप से काम लेने होते हैं, समस्या और समाधान को साथ लेके जाना पड़ता है। संवादहीनता से संगठन अब कामयाब नहीं हो सकते। अब सरकारों को गाली देकर आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, क्योंकि यूनिटी और जनता की ताकत है नहीं। अब तो सरकार को अपनी एक ठीक बात बता के या किसान के प्रति अगर रवैया ठीक नहीं होगा तो किसान में नाराज़गी होगी। जो ग्राउंड के जो फैक्ट हैं, फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर आपके पास कुछ है तो आप सरकार को समझा सकते हो अपनी बातें। अन्यथा ये कह देना कि भाई किसान तो बर्बाद हो गया, ये सेंटेंस हर तीसरे व्यक्ति के मुंह पे है। जब तक आप ये साबित नहीं करोगे कि किन किन नीतियों के कारण किसान बर्बाद हुआ, तब तक अब ज़्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है। और तब तो सरकारें अपने मन से काम करती हैं। धर्मेंद्र मलिक क्यों अलग हुए किसान यूनियन से? चूंकि एक वक्त में राकेश टिकैत और धर्मेंद्र मलिक एक ही बात होती थी हमेशा, जो बात एक ने कही वो स्वीकार हो गई और पूरे समाज में, सियासत में, हर जगह यही संदेश था कि ये दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। ये भरोसा कैसे टूटा और कैसे ये हालात बने कि एक अलग संगठन खड़ा करना पड़े? देखिए, इतना लंबे समय काम करने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आपको इस विचारधारा से भिन्न विचारधारा स्थापित करनी होगी, क्योंकि जो एनर्जेटिक टाइम होता है वो पीक टाइम तो समाप्त हो गया। जो भागने दौड़ने की क्षमता थी, जो चीज़ें थी, फ्री समय था, जिम्मेदारियाँ कम थी, वो तो हमने सब वहाँ पे बिता दिया। और वहाँ पे क्या, वो किसान के उस समय भी किसान की सेवा में लगाया, अब भी वो किसान की सेवा में ही है। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत है कि विषय पे बहुत ज़्यादा समझौता नहीं होना चाहिए। ये बात हमने टिकैत साहब से सीखी है कि 19-20 कर लो, लेकिन 19 और 30 ना करो। वहाँ पे 8 दिन मैंने ज़बरदस्ती पंजाब के किसानों को, नेताओं को ये कह कर डराया कि हरियाणा का मुद्दा एमएसपी है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा एमएसपी है, मध्य प्रदेश का मुद्दा एमएसपी है। आपका ठीक है कृषि कानून विषय था, हल हो गए, लेकिन अगर आंदोलन अधूरा समाप्त हुआ तो ये एकता कभी बढ़ नहीं पाएगी। और अगर आप हरियाणा क्रॉस करोगे तो हरियाणा के लोग आपसे रास्ते में रोक कर जवाब मांगेंगे कि हमारे मुद्दे का क्या। हमने इनको भी कहा
कि एक सिंगल नेता आप हो, क्योंकि हमने इनको कहा था कि आप एमएसपी की बात करो, वो कृषि कानून की बात करते हैं, लेकिन देश को जोड़ने के लिए पूरे देश का किसान कैसे इस आंदोलन से जुड़े, वो एक रेखा थी एमएसपी। पूरे देश का किसान त्रस्त है, उसको एमएसपी नहीं मिलता। आज भी आप देखो उत्तर प्रदेश में धान 1600-1700 रुपये बिक रहा था। हाँ, निश्चित तौर पर फसलों का दाम बड़ा सवाल रहा है, और एक वक्त में तो टिकैत साहब के आंदोलनों में जान इसीलिए पड़ती थी कि वो फसलों के दाम को लेकर के सड़कों पे आ जाते थे। निश्चित तौर पर। तो आप ये देखिए, पिछले 2 साल गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, किसी संगठन ने कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं चलाए, कारण कि सबके मन में डर है। आज हमारी मक्का, जो नितिन गडकरी ये कहते थे कि देश में एथनॉल का प्रोडक्शन होगा तो इस किसान के जीवन में क्रांति आएगी, इतना मक्का हमने महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक पैदा करा दिया, और आज हम अपने मक्का के किसानों को भाव नहीं दे पा रहे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत सारे पैसे लगा दिए, कहा कि आप मक्का बोइए, इसमें यील्ड भी ज़्यादा है और ये एथनॉल के काम आएगा। तो जितना मक्का पैदा हो गया उतना एथनॉल नहीं है, उतने प्लांट्स नहीं है, तो आज उसके मक्के का भाव नहीं मिल रहा, कपास का भाव नहीं मिल रहा, आज जो है मूंगफली का भाव नहीं मिल रहा। 3100 रुपये मूंगफली उत्तर प्रदेश में बिक रही, 7200 रुपये के रेट है। कपास की स्थिति यही है। आज किसी भी फसल का एमएसपी पे बिकना, एक आश्चर्य होगा कि कोई फसल एमएसपी पे बिक रही है, अन्यथा सब फसल सरसों कुछ भी हो सब एमएसपी से नीचे है। तो मेरा बस मैं यही इसमें कहना चाहता हूँ कि असली वजह यही थी कि हम लोगों को इस किसान आंदोलन को जीत के रूप में बताते हैं, इतिहास में दर्ज करते हैं। मेरा एक ही सवाल था कि जिस दिन हम आंदोलन के लिए गए उस दिन से पहले भी हम जब धान की ट्रॉली लेकर मंडी में खड़े होते थे तो एमएसपी नहीं मिलता था, और आज भी वही स्थिति है कि आज हमने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, इतना खर्चा हुआ, 750 लोगों ने उसमें जान दे दी, हालांकि वो एक अलग विषय है इस विषय को लेकर भी, और इसके बावजूद भी जस के तस जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। तो नेतृत्व क्षमता पे हमारा सवाल था, इसलिए आपको लगा कि एक संगठन बनाना चाहिए। हाँ, संगठन बनाना चाहिए, कम हो या ज़्यादा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरे धरती पे क्रांति ला दूंगा या कुछ लोग क्रांति ला देंगे, हमसे जितना होगा हम इंडिपेंडेंट रूप से करेंगे। और हमने देखा कि उस आंदोलन पे जो उस समय रिफ्लेक्शन था वो बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोग, हरियाणा उत्तर प्रदेश में चुनाव होना था, पॉलिटिकल लोगों ने अपने लोग संगठन में सेट करने शुरू कर दिए, और बड़ा विषय वहाँ ये था किसान का भला हो, इस पे फोकस नहीं था। चुनाव में टिकट की सिफारिश कैसे होगी, किसकी होगी, इस पे लोगों का फोकस था और उनको वरीयता दी जा रही। अच्छा, उस समय ये भी सुर्खियों में आया कि धर्मेंद्र मलिक बुढ़ाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं और राकेश टिकैत ने इसकी पैरवी नहीं की, इसलिए वो नाराज़ हो गए राकेश टिकैत से, और इसलिए उन्होंने अपना एक अलग संगठन बना लिया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने राकेश टिकैत जी को एक भी दिन ये नहीं कहा कि मुझे आप चुनाव लड़वा दो, मेरी सिफारिश करा दो। ये बात सही है कि मैंने अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें कहा था कि अगर देश की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या देश की लोकसभा में आप किसानों का प्रतिनिधित्व रखना चाहते हैं तो जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, सेकंड दर्जे के, फर्स्ट दर्जे के लोग सड़क पे किसान की राजनीति करें, सेकंड दर्जे के जो लोग हैं जो विषयों को जानते हैं, जो पॉलिसी में इंटरफेयर कर सकते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जो दल उनको एडजस्ट कर सकता हो, आंदोलन के लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, जिससे कि किसानों की जो प्रखर बात है वो वहाँ तक पहुँचे। हालांकि वो किसी भी दल ने नहीं किया। हरियाणा में भी बहुत सारे चुनाव हुए, लोग भूपेंद्र हुड्डा से, उनसे लोगों ने बात की, किसी ने उस समय उनको कुछ और तरीके से मतलब किया गया। तो मेरा ये मानना है कि मैं जानता था कि उनका काम पॉलिटिकल नहीं है, उनकी साख पे आँच आ सकती है। मैंने उन्हें कभी सिफारिश के लिए कहा नहीं गया, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप किया।
तो जब अखिलेश यादव से आपने टिकट मांगा तो राकेश जी ने उसमें मैंने टिकट की बात नहीं कही थी, मैंने ये कहा था कि 4-5 लोगों को आप लड़ाएं। उत्तर प्रदेश से किसी को भी लड़ाएं, कहीं से भी लड़ाएं। उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन का चेहरा है, आप किसान की अगर पार्टी इसको रखना चाहते हो तो आप जो है किसान संगठन से इंटरनल अलायंस करिए या ओपन अलायंस करिए कि जो आपके मुद्दे हैं हम उन पे काम करेंगे, और हम जो है कुछ किसान नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो इसका विरोध किया राकेश टिकैत जी ने उस समय? नहीं, उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया, उनकी नॉलेज में भी नहीं था। आप चुनाव मैं बता रहा कि उनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज में भी नहीं था। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे भविष्य में? नहीं, अभी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। मैंने ये देख लिया कि जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं वो राजनीति में सफल नहीं हो सकते। आज राजनीति पैसे की राजनीति है, बाहुबल की राजनीति है। आज मोटरसाइकिल पर जाने वाले व्यक्ति को गांव में कोई अपने घर बैठाना पसंद नहीं करता। 5 फॉर्चूनर जिसके साथ चलती हों, उसके गांव में पहुंचते ही सड़क पर खड़ा हो जाए तो भीड़ लग जाती है। दिखावे का ज़माना है। अभी राजनीति में ठेकेदारों का दौर है, जिसके पास धनबल है, धनबल का बोलबाला है, और जब तक ये चलेगा जब तक समाज का नुकसान होता रहेगा। आपको लगता है राकेश टिकैत कोई चुनाव लड़ेंगे अब भविष्य में? अब वो उनकी इच्छा है, उनको पता है, नतीजे 2 बार देख चुके हैं, और अब तो मेरे हिसाब से वो मीडिया के एक प्रमुख चेहरा भी हैं और बहुत बार उन्होंने कह भी लिया। तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव की तरफ होंगे, लेकिन ये बहुत ऐसा हो सकता है कि इसका पता कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा तो फिर भी यही है, और सबके लिए भी सलाह है कि जो समाज के लोग होते हैं वो बड़ी पंचायतें कर सकते हैं, बड़ा जलसा कर सकते हैं। सड़क पर जो रोज़ लड़ने वाले लोग हैं, जब वे चुनाव में पहुंचते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि जनता में उनका स्थान वही है। वोट में जनता उन्हें तय कर चुकी होती है कि ये समाज का व्यक्ति है, इसको हमारी लड़ाई सड़क पर लड़नी है, तो वो सड़क पे ही लड़वाना चाहते हैं। गुरनाम चढ़ूनी चुनाव लड़े, 1200 वोट मिली, और आज में आह्वान करते हैं तो 5-7 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो सरुखाप पंचायत हुई, बहुत सारे इसमें प्रस्ताव भी पास हुए, और गठवाला खाप ने इसका बहिष्कार भी किया। उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। आपने भी बहुत मुखर ढंग से अपनी बातें रखी इस पूरे प्रकरण के बीच में। आपको लगता है आपका स्टैंड सही था, या ये ज़्यादा बेहतर होता कि गठवाला खाप पंचायत में शामिल हो जाती और अपना एजेंडा बहुत दमदारी से वहाँ पे रख लेती, अपने फेवर में खाप चौधरियों की संख्या को ज़्यादा मोबिलाइज कर लेती? ये भी एक तरीका हो सकता है बात कहने का और रखने का। मैं नहीं जानता, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, अभी तो पंचायत हो चुकी, तो पंचायत के बाद आपको लगता है कि आपका स्टैंड ठीक था, या शामिल होके वहाँ अपना एजेंडा एस्टेब्लिश करा ले जाना वो ज़्यादा बेहतर होता? देखिए राणा जी, आपने डॉक्टर साहब जितना अच्छा सवाल किया, मैं खुश हूँ कि आपने ये बात पूछने की हिम्मत की। मैंने जो बातें रखी वो एक खाप का, आप भी जिस संस्कृति में, जिस कल्चर में पैदा हुए, किसी न किसी गोत्र या खाप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो हमारे 4-6 ज़िले हैं, इनमें ही खाप व्यवस्था है, कोई बहुत लंबी चौड़ी खाप व्यवस्था है नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में ये मोटी मोटी व्यवस्था है। और इसमें भी खास तौर पर जाटों में ज़्यादा, जाटों में है, जाट में ही है खाप जी, क्योंकि उससे पहले खाप के जो प्रमाण मिलते हैं वो देखा दाखी तो कोई कुछ भी शुरू कर दे, लेकिन वो कहीं ऐसी व्यवस्था मुझे देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल जो आपने सही कहा कि आपको शामिल होना चाहिए था, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोध ही इस बात का था, जो आपने कहा ना, अपने एजेंडे को शामिल कराना था। खाप पंचायत की एक ये व्यवस्था है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, आपने पीएचडी की है, कि जब कोई भी खाप पंचायत आयोजित होगी, वो कोई विशेष विषय अगर समाज में हो, कोई इमरजेंसी ऐसी दिखती हो कि समाज बिल्कुल अंधकार में चला गया, गड्ढे में गिर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान समाज का हो रहा है,
तो उस समय सर्वखाप मंत्री या तो अपनी तरफ से या कोई खाप जो है सर्वखाप मंत्री को चिट्ठी लिखती है कि समाज में बुराइयां बहुत भयंकर रूप ले चुकी हैं और इन विषयों पे हमें खाप पंचायत एक का आयोजन करना चाहिए। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी खाप चौधरियों को मेरे पत्र का हवाला देते हुए संगठित करके और बुलाने का कार्य करें और उनको कहें कि वे अपना एजेंडा बताएं और अपना एजेंडा लेकर आएँ कि आज समाज में किस एजेंडे पर काम करने की आवश्यकता है। तो इस परंपरा को बखूबी निभाया गया मंत्री कपूल सिंह के तक। उसके बाद तो खाना पूर्ति है। पहले तो बात यह है कि कोई मंत्री का जो पद होता है वो कोई वंशानुगत नहीं होता। मंत्री तो हमेशा होशियार व्यक्ति होता है। हर खाप को अपना मंत्री रखने का अधिकार है, लेकिन उस समय जो व्यवस्था थी, पहले कपूल सिंह से पहले और भी खाप के मंत्री रहे हैं। अधिकतर मंत्री में जो दो तीन पीढ़ी में देखा गया वो बालियान खाप में थे। मलिक खाप का क्या था कि मलिक खाप को अधिकतर, मलिक का मतलब मालिक, जो एक बड़े एरिया में थे। तो हरियाणा के जो 1450 गांव जो तपे थम्बे ये सब थे, दरअसल आपने देखा होगा, आपने अपने रिसर्च में पाया होगा कि खाप पंचायतें जो थी वो सक्रिय थी हरियाणा में। हरियाणा से जो लोग पलायन करके आए उन्होंने उस व्यवस्था को जिंदा किया अपने क्षेत्र में। ये सब 1300 से बाद की व्यवस्था है खाप की। लोग 600 की बात करते हैं। 600 में एरिया को, जातियों को इकट्ठा करने के प्रमाण हैं। खाप व्यवस्था के प्रमाण उस समय नहीं है। 1300 के आसपास हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था और जो व्यक्ति वहाँ से छोड़ के किसी मतलब रिश्तेदारी में, किसी हक पे या किसी कारण से दूसरी जगह निर्वासित हो गया तो उसने जो है उसको व्यवस्था को जिंदा रखा। तो खाप व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी यही थी इस बार जो सोरम में आयोजन हो रहा था कि जो उसको बुलाने का तरीका था वो बिल्कुल गलत था। मंच पे बैठ के आप प्रस्ताव को शामिल नहीं करा सकते। दूसरी बात, मतभेद और भी कहीं थे। जब मुद्दे तय होते हैं तो उसके बाद ये तय होता है कि आयोजन कहाँ होगा। क्या पता ये आयोजन कोई दूसरी खाप लेती। जबरदस्ती एक ही गांव में स्टेब्लिश करना, ऐसा भी कहीं इतिहास नहीं है। अभी हमारे आपके सामने बावली में आपने जब रिसर्च किया तो पाया होगा कि बावली में जो सर्वखाप पंचायत थी वो एक पैसी पंचायत थी अंतिम, जिसमें हुए कुछ प्रस्ताव कुछ समय तक चले। उसके बाद जो भी खाप पंचायतें हुई वो दिखाने के लिए खाप पंचायत थी, लेकिन उनमें कुछ भी एजेंडा, कोई भी अच्छे प्रस्ताव रखे जरूर गए लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली। तो ये एक सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि आज की तारीख में जब हम विभिन्न बुराइयों से जूझ रहे हैं, और उसका भी बड़ा एक कारण और था कि जब इसकी घोषणा राकेश टिकैत द्वारा की गई तो इस पे हमारी खाप के चौधरी ने तुरंत एक पत्र लिखा सर्वखाप मंत्री को और कहा कि भाई किस हैसियत से उनके द्वारा ये घोषणा की गई है, इस पंचायत का एजेंडा क्या है, और अगर सर्वखाप पंचायत का आयोजन करना है तो आप सभी चौधरियों को बुला के पहले एजेंडा तय करें, फिर स्थान तय होगा और फिर आयोजक कौन होगा। सर्वखाप पंचायत में स्थान कोई भी हो, आयोजक भी अलग हो सकता है। जैसे मान लिया सोरम बालियान में था, ये पंचायत सोरम में हो सकती थी लेकिन मलिक इसके आयोजक हो सकते थे। इसमें मलिक साहब आपको लगता है कि जाट पॉलिटिक्स पे बात करते हैं कि जाटों का राजनीतिक तौर पर इस घटनाक्रम से नुकसान होगा? एक बड़ा डिवीज़न दिखाई दे रहा है, दोनों बड़ी खापें हैं, तो ये जो खाप के मुद्दे पे दोनों में मतभेद हुए हैं राजनीतिक मतभेदों में बदल जाएंगे? नहीं, देखिए, खाप एक अपनी व्यवस्था है। वोट आदमी अपने मन से देता है, वो उस पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल रूप से नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कि मतभेद दो नहीं है। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। ठीक है, मलिक खाप ने ऐतराज़ जताया, उसके चौधरी ने ऐतराज़ जताया, गठवाड़ा खाप ने, मलिक तो हमारा टाइटल है, गठवाड़ा खाप ने उस पर ऐतराज़ जताया। वो विरोध था जो उन्होंने कह के और एक दमदारी के साथ किया। मेरा एक सवाल है आयोजनकर्ताओं से कि क्या वे बताएंगे कि देश खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह क्यों शामिल नहीं हुए?
यहाँ पे जो 3 प्रमुख खापे हैं, मलिक, बालियान और गठवाड़ा, जब 2 खाप उसमें शामिल नहीं हुई, ठीक है कुछ किसी खाप के कुछ व्यक्ति जा सकते हैं, व्यक्तियों पर प्रतिबंध नहीं होता, आह्वान होता है। आह्वान में उस आह्वान को जो नहीं मानता वो जड़ को खुद ही छोड़ देता है, और जो जड़ को छोड़ देता है उसका मूल भी समाप्त हो जाता है। लेकिन चौधरी सुरेंद्र सिंह, जिनके जो टिकैत साहब के दामाद हैं, बालियान खाप के चौधरी के सगे बहनोई, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आपके पास क्या सूचना है, क्यों शामिल नहीं हुए? मेरे पास सूचना है कि उनके खाप के लोगों ने कहा कि इन्होंने कभी भी हमारा सम्मान नहीं किया, और एक पुरानी कसक है उनके अंदर कि एक बार उन्होंने बड़े टिकैत साहब को इनवाइट किया था और बहुत बड़ा आयोजन किया था, और उनके स्वागत के लिए किराए पर हाथी भी मंगाए गए थे, और ऐन वक्त पे कुछ सलाहकारों ने टिकैत साहब के ये कह के उसको कैंसिल करा दिया था कि इसमें देश खाप के चौधरी का बड़ा नाम हो जाएगा, और उसे गुमराह करके उनको टिकैत साहब को वो कार्यक्रम को कैंसिल करा था। तो वो कसक उनके अंदर आज भी है। इससे आगे चलो, गलत अखबार में नाम छापा गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं फ़ोटो दिखा दें। चौगामा क्षेत्र के जो चौधरी हैं कृषिपाल राणा, वो इसमें शामिल नहीं हुए। उसके पीछे का कारण ये है कि इन्हीं लोगों ने उनको कमज़ोर करने का काम किया। चौगामा क्षेत्र में जितने भी गोत्र थे, सब की जो चौधराठ थी वो वहाँ पे थी। जितेंद्र राणा इनसे पहले जो है खाप के चौधरी थे, और राणा जी एक मजबूत व्यक्ति और प्रभावशाली परिवार रहा है। वो पूरे चौगामा क्षेत्र उन्हें बाबा कहता था, बत्तीसी के टाइप से वो थे वहाँ पर राठी और पंवार को जब इन्होंने ज़बरदस्ती चौधरी नियुक्त किया तो चौगामा के बालियान के बीच में दूरी बढ़ी। चंद्रवीर निर्वाल खाप के चौधरी हैं, वो इस पंचायत में शामिल नहीं हुए। पंवार और राठी गोत्र के लोग इसमें, कुछ लोग तो हो सकते हैं, लेकिन जो आज उनके चौधरी हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए। डोगट वाले धर्मवीर सिंह और जो राठी खाप के चौधरी हैं वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। और मैं एक बड़ी बहुत थी, लेकिन नहीं, भीड़ देखिए, खाप पंचायत में भीड़ और खाप पंचायत ये भी एक अलग विषय है। खाप पंचायत कभी जनता को भाषण देने के लिए नहीं बुलाई जाती। खाप पंचायत करती हैं फैसले और अपने तरीके से उनको लागू कराते हैं। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि भीड़ बहुत थी, मैं भी मानता हूँ, लोग आए। और एक जो अप्रत्यक्ष रूप से जो भारतीय किसान यूनियन है, जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, जो लोग बुलाए गए थे, वो तो भीड़ तो उससे हो सकती है, लेकिन जो आपने निर्णय लिया उसे फिर लागू कौन कराएगा? भीड़ तो आपने कर ली। और भीड़ तो मैंने देखा कि वहाँ पे स्कूल की भी छुट्टी करा के बच्चों को वहाँ पे लाया गया। मेरे पास वो वीडियो फ़ोटो है, एक आदमी ने चला भी रखी थी उसको। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पहली बार मैंने ये देखा है कि खाप इतनी कमज़ोर एक एडवाइजरी बॉडी की तरह से फैसले ले रही थी। एक भी फैसला लागू करने का रोड मैप अगर हो, आपने कहा कि दहेज नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हर आदमी कह रहा, रोज़ एडवाइजरी देता है मंच पर खड़ा होकर, और फिर सबसे पहले वो ही लेता है। मृत्यु भोज आपको कहा कि बंद करना चाहिए, ठीक है, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, समाज की बुराई है। चाहिए या करना है, इसमें बहुत अंतर है कि मृत्यु भोज बंद है या करना चाहिए, ये एक बड़ा वो है। खाप चौधरियों के पास ठीक है कोई पावर नहीं है, लेकिन आज भी उनके पास सामाजिक ताकत है। खाप पंचायतें फैसले सुनाती हैं, और जितने भी प्रस्ताव हैं, एक भी प्रस्ताव अप्रासंगिक है आज के समय में जब तक उसका रोड मैप ना हो। और ऐसे प्रस्ताव होने चाहिए थे। अच्छा आप ये बताओ, हम जो है क्यों बचते हुए दिखाई दिए? हमने कहा कि समलैंगिक संबंधों को हम मान्यता नहीं देते, उसको समाज कभी भी मान्यता नहीं दे रहा। आप मान्यता नहीं देते या नहीं होने चाहिए, केवल इससे रुकने वाला नहीं है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान करना पड़ेगा। हमारा ये मानना है कि इतने खराब प्रस्ताव की जगह अगर हम स्पष्ट ये कहते कि एक गांव एक गोत्र में शादी मंजूर नहीं है। आपके सामने आपके रिसर्च में ऐसे भी उदाहरण आए जो एक गांव और एक गोत्र में शादी है,
जो खाप व्यवस्था के खिलाफ है, तो उसको हमें बचाना था। ये एक ऐसा फैसला है जिसे हर व्यक्ति मानने को तैयार है। किसी एक आध के साथ इंसिडेंट हो सकता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कब्जे में न रहे, लेकिन वो भी इतना डर था कि फिर इस तरह का कोई काम कर लेता है तो गांव छोड़ के चले जाते थे। आज ये व्यवस्था बदल रही है, तो हमें मजबूती से ये कहने की आवश्यकता थी कि भाई हम ऐसा ऐसा करके ऐसे ऐसे इनको लागू करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ आज वाटर लेवल का इश्यू है। हमारे यहाँ 3 नदियाँ सूख। खाप ये नहीं थी, खाप तो किसानों में थी और विशेष रूप से जाट में थी, या गुजर में भी प्रमाण मिलते हैं। ठाकुर में रियासत के प्रमाण हैं, उनमें खाप के प्रमाण नहीं है। उनकी 24सी हैं। 24सी का मतलब यह था कि उन पर शासक होता था, उनका राज होता था। आज वो 24सी कह लो, खाप कह लो, लेकिन वो एक अलग व्यवस्था है उनकी। तो मेरा ये मानना है कि आज देश में एमएसपी की लड़ाई है, और इतना बड़ा अगर आयोजन था तो वहाँ पे एक प्रस्ताव ये भी होता कि भाई किसानों को अगर समर्थन मूल्य का कानून नई सरकार बनाएगी तो खाप पंचायतें उसमें मदद करेंगी, किसान संगठन की करेंगी, या उसके लिए संघर्ष करेंगे, या खाप ही इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव हो सकते थे किसान के लिए। किसान का खर्च बढ़ रहा है। शिक्षा की वहाँ पे बात हुई कि शिक्षा को बढ़ाया जाए। क्या वहाँ से एक डिमांड जनरेट हुई, शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए? आज सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, कौन लड़ाई लड़ेगा? आज निजी शिक्षा फलीभूत हो रही, आज बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो पा रहा, कौन संघर्ष करेगा इसके लिए? आज अभिभावक लुट रहे हैं। टाई बेल्ट जूते ये भी तय है कि किस दुकान से खरीदे जाएंगे, किताब कहाँ से मिलेगी। इस व्यवस्था के खिलाफ कौन लड़ेगा? खाप पंचायतें इसी के लिए तो बनी थी। तो खाप पंचायतें कभी भी कमज़ोर फैसले नहीं करती। एडवाइजरी बॉडी खाप पंचायतों को बनाना ये भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। वहाँ पे ये हो सकता था एक प्रस्ताव कि जो शादी के निमंत्रण हैं, लोग जल्दी में होते हैं, परिवार में एक बच्चा होता है, उसकी एक्सीडेंट में दुर्घटना हो जाती है, कार्ड बांटते हुए उसकी डेथ हो जाती है, परिवार ख़त्म। एक बहुत ईजी सा प्रस्ताव हो सकता था कि सभी निमंत्रण व्हाट्सएप पे स्वीकार होंगे, और जो निजी रिश्तेदारी है, करीब की रिश्तेदारी है, केवल कार्ड देने का अधिकार वही होगा। साथ में ये भी हो सकता था कि गांव में हमारी जो न्योता प्रथा थी उसको हम जीवित करेंगे। 10,000 रुपये के कार्ड तो अब गांव में ही लग जाते हैं। एक कार्ड 10 रुपये का लगा लो आप, या 15 रुपये का लगा लो, 200 कार्ड गांव में बांट दो, कितना खर्चा है? तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको हम घटा सकते हैं। तो केवल एडवाइजरी से नहीं, ये हम करेंगे। खाप पंचायतों के जो फैसले आए हैं उनका हमेशा ये रहा कि ये खाप पंचायतें करती हैं, ये फैसला लेती हैं। बावली पंचायत में जो फैसला हुआ था वो बहुत दिन तक चला। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो लागू किया था दहेज वाला, दिन की बारात और 5 आदमी, वो एक सज़ा के तौर पे सामाजिक सज़ा से लागू किया था, लागू हो भी गया था। अब यूपी में 2027 में चुनाव भी होना है, राजनीति बहुत गर्म रहेगी, और चुनाव का वक्त वो वक्त होता है जब जो सामाजिक संगठन हैं, किसानों के संगठन, मजदूरों के, कर्मचारियों के, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अब एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, राजनीतिक दलों को बाध्य करते हैं अपने हिसाब से मैनिफेस्टो तैयार कराने में, पॉलिसी मेकिंग में। जी। धर्मेंद्र मलिक और उनके संगठन के पास क्या एजेंडा है 2027 के लिए? किस तरह से देख रहे हैं आप अपने संगठन को, खुद को? नहीं, हम एक बड़ी पंचायत अगले साल लखनऊ में करेंगे, क्योंकि नंबरिंग का खेल है। प्रेशर ग्रुप का काम ये है कि जब वो कब कौन सा स्विच दबा के और किसान के लिए काम हो सकता है, या कब सरकार एक्टिवेट हो सकती हैं, वो चुनाव का समय जो है सबसे बेहतर है। हम चाहते हैं कि ये कहने से कि केवल कि किसान बर्बाद हो गया और उसको कुछ नहीं है। एक -1 एकड़ का अगर कोई किसान है और उसको आप चाहे 5,000 रुपये कुंटल गेहूँ का भाव दे लो, वो खेती के भरोसे सरवाइव नहीं कर सकता। हमारा जो प्रमुख एजेंडा है, अब ये प्रमुख एजेंडा है कि गांव में जो है कृषि आधारित जो उद्योग हैं
उन पे किसान के बच्चे को स्टार्टअप के लिए अधिक से अधिक फंड मिलना चाहिए। 100 करोड़ तक के स्टार्टअप के लिए ब्याज रहित लोन हो, जो फार्मर्स, रियल में फार्मर्स के बच्चे हों, पढ़ लिख के करना चाहते हैं, उनके आइडियाज़ अच्छे हों, 20-15 लाख रुपए देते हैं। उसमें तो क्या क्या स्टार्टअप होगा। दुनिया में, अमेरिका, यूरोप में इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग है स्टार्टअप के लिए, 15,000 में तो ऑफिस नहीं चल पाता। हमारा मानना है कि हर 50 किलोमीटर पे अब वैल्यू एडिशन की यूनिट होनी चाहिए, गोडाउन होना चाहिए। फल सब्जियों के लिए हमारे पास अतिरिक्त भंडारण की सुविधा हो। हमारा जो आफ्टर जब हमारी फसल कट जाती है तो जो हमारा नुकसान 12% है उसको हम 3% पे लेकर आएँ। उसमें टेक्नोलॉजी, अब एआई के साथ, खेती को एआई के साथ जोड़ना होगा। मैं देख रहा था वहाँ पे बात हो रही है सौरभ में, वो आज भी झोटे की बात हो रही। जब आदमी चांद पे चला गया और एआई की बात करता है तो हमें अपनी मानसिकता का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। खेती में आज ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी आ गई, उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपग्रेड करें। नहीं, लड़के वहाँ इसके लिए लड़ रहे हैं कि जोटा रेस को अनुमति मिले, तो क्या पायलट बनने के लिए क्या नहीं भविष्य है, क्या भविष्य है फिर उस कौम का, क्या भविष्य होगा जो आज भी, देखिए मैं बताऊं, ये झोटा रेस, ताश खेलने की टूर्नामेंट, रागणी, सांग, ये सब मनोरंजन के साधन में उस समय काउंट कर होते थे जब आपके पास मनोरंजन के दूसरे साधन नहीं थे। अब आपके पास टीवी भी एक मनोरंजन का साधन था, वो भी समाप्त हो गया। हर समय आपके पास मोबाइल है, आपको रागनी सुननी रागनी सुन लो, आपको वीडियो देखनी वीडियो देख लो, पिक्चर देख लो, आप तमाम साधन हैं। तो आज हम उन पुरातन साधन पर क्यों समय बर्बाद करें। ठीक है, हमारी कल्चर है, हमें उससे शान है, उसे हमें उससे जोड़ कर रखना चाहिए, लेकिन वो भी एक, भाई आप एक लिमिट से ज़्यादा किसी पे प्रेशर दोगे। आज पशुओं में भी अलग सा बीमारी है। मैंने ये देखा कि इतना दबाव पड़ गया